ओके स्टूडेंट, तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, अब थोड़ी सी राहत की सांस है आपके लिए, क्योंकि अब यहाँ से बड़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो बायो में जो रटने वाला पार्ट था, डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, वो कहीं ना कहीं अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आप प्रीवियस क्लासेज में भी सेल के बारे में डिस्कस करते आए हैं, तो आइए आज अपन जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बेसिक अपन समझते हैं कि जो सेल है ना, सेल क्या है। सेल स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक बात है बेटा। अब आपको यहां पर यह जानना है कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों मानी जाती है लाइफ की। स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं सेल को, क्यों। और दूसरा क्वेश्चन है कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, राइट बेटा। तो देखिए, ऑल लिविंग्स, अगर लिविंग कोई है, अगर कोई लिविंग अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहा है ना, तो ऑल लिविंग कंसिस्ट सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट, है ना। आप यूं बोलिए कि ऑल लिविंग मेड बाय सेल और सेलुलर प्रोडक्ट, है ना। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, यानी ऑल लिविंग, है ना, कंसिस्ट सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट। लिविंग अगर कोई भी है जो फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहा है, तो उसमें सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट डेफिनेट हैं। वायरस, वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सेल नहीं है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, बट वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सेल है उसमें। समझ गए एकदम अच्छे से। अब देखिए, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है सेल को? कि ऑल लिविंग एक्टिविटीज रिजल्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। एक लिविंग की जो भी एक्टिविटी है, एक लिविंग जो भी फंक्शन कर रहा है, वो उसकी सेल का फंक्शन का रिजल्ट है। यानी सेल फंक्शन कर रही है तभी लिविंग फंक्शन कर रहा है। लिविंग के सारे फंक्शन डिपेंड किस पर है? सेल। इसमें एक थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन भी आ जाएगा। एंड ऑल सेलुलर एक्टिविटीज रिजल्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्टिविटी। ये ध्यान रखना, लिविंग के सारे एक्शन डिपेंड करते हैं सेल पर, और सेल की सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है प्रोटोप्लाज्म पर। एंड प्रोटोप्लाज्म इज द फर्स्ट लिविंग मैटर, और यू कैन से द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल इज प्रोटोप्लाज्म। नो सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इफ प्रोटोप्लाज्म डेड, देन सेल बिकम डेड। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल की सारी एक्टिविटी कहां होती है, तो कहां होती है? प्रोटोप्लाज्म में होती है। और एक लिविंग की एक्टिविटीज का बेस क्या है? सेल, है ना। तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, बट क्यों कहा जाता है, इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए, है ना। और एक जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई लिविंग है, लिविंग वर्ड किसी के आगे लगा है, दैट मीन्स उसमें सेल प्रेजेंट है ना। विदाउट सेल आप किसी को लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा उसी में सेल है, और जिसमें सेल नहीं है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सेल थ्योरी कहती है, राइट। जब सेल ही बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, जब सेल ही बॉडी की फंक्शनल यूनिट है, सो वी कैन से सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट, है ना। फंडामेंटल हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है, इसको समझते हैं।
अब स्मॉलेस्ट यूनिट को जानते हैं कि सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों कहते हैं। देखिए मैं एक्चुअली आपको है ना पूरा ही सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले एटम, एटम से बने मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल से बने सिंपल मटेरियल इनऑर्गेनिक, इससे बने सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक से बना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, और इनसे बना प्रोटोप्लाज्म, एंड दैट इज द फर्स्ट लिविंग मैटर, राइट बेटा। प्रोटोप्लाज्म से सेल, सेल से सेल ग्रुप यानी टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स बॉडी। अब आप देखिए कि अगर एक मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो उसकी बॉडी की लार्जेस्ट यूनिट क्या हो गई, ऑर्गन सिस्टम, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, सेल। इज दैट क्लियर? और ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा, आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। समझ गए? लार्जेस्ट यूनिट बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी डाइवर्सिटी में पढ़ा है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लार्जेस्ट level of organization, or you can say complex level of organization, is organ system, and the simpler organization is cell, and cell also known as smallest unit of living. Is that clear? समझ आ गया एकदम अच्छे से? सेल जो है उसका फॉर्मेशन केमिकल से हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा। सेल के अंदर लिविंग कंपोनेंट भी है, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है, दोनों चीजें हैं। करेक्ट? बात समझ आई? ओके। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा। तो ये तो मैंने सेल का जो आज तक आप लोअर क्लासेस में जो डेफिनेशन पढ़ते आए हैं उनको ही मैंने कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल डेड सेल ऑब्जर्वेशन किया। फर्स्ट डेड सेल ऑब्जर्वेशन की, और इसने कॉर्क सेल की स्टडी की, और कॉर्क सेल में भी इसने सेल वॉल स्टडी की। ये भी ध्यान रखना, सेल वॉल के अंदर भी हम रॉबर्ट हुक का ही नाम लेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है कि फर्स्ट सेल किसने ऑब्जर्व की, तो भी रॉबर्ट हुक ने, और डेड सेल ऑब्जर्व किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक ने, राइट। और इन्होंने इसे सेल्यूलर टर्म दी, और सेल्यूलर का ही मतलब होता है सेल। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन गया कि सेल वर्ड डेराइव फ्रॉम सेल्यूलर, सेल वर्ड किससे बना है, सेल्यूलर से बना है, और ये टर्म किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने बुक भी लिखी थी माइक्रोग्राफिया, तो माइक्रोग्राफिया आल्सो रिटन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को फादर माना जाता है साइटोलॉजी का, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इन विच सेल स्टडी, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर स्टडी होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और इसके फादर है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल देखी, फर्स्ट सेल भी रॉबर्ट हुक ने देखी। कौन सी सेल थी, कॉर्क सेल, उसमें भी इसने क्या स्टडी किया, सेल वॉल स्टडी किया। सेल्यूलर टर्म रॉबर्ट हुक का था, सेल्यूलर से ही सेल बना है। रॉबर्ट हुक की बुक भी है माइक्रोग्राफिया, और रॉबर्ट हुक को फादर माना जाता है साइटोलॉजी का। एंड व्हाट इज साइटोलॉजी? अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच सेल स्ट्रक्चर स्टडी। करेक्ट? चलिए, इसके बाद और बताते हैं आपको। देखो, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक का नाम सुना होगा आपने, ल्यूवेनहॉक लिखते हैं सीधा पर। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी और एनिमल सेल इन्होंने स्टडी की। तो फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व करने वाले कौन थे, ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट सेल किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। बट फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी, ल्यूवेनहॉक ने। इसने एनिमल क्यों ने वर्ड दिया था, सॉरी।
इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, देखो ल्यूमेनहॉपर की ल्यूमेनहॉक ने कौन कौन सी सेल स्टडी की थी? इन्होंने बैक्टीरिया सेल को भी स्टडी किया, स्पर्म सेल को स्टडी किया, राइट। ल्यूमेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी माना जाता है ल्यूमेनहॉक को, ठीक है। खैर इस चीज को अपन आगे डिस्कस करेंगे। बताइए, यहां तक आपको स्पर्मिस्ट थ्योरी जो दी थी वो भी ल्यूमेनहॉक ने दी थी, एम्ब्रियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, करेक्ट। ये दोनों बातें समझ है। इसके बाद देखिए एक साइंटिस्ट है सीपी स्वानसन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी माना जाता है। सीपी स्वानसन को, डॉक्टर ए के शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में इनको साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, ए के शर्मा को। तो ये बेसिक बातें हैं, है ना। तो आपको हिस्ट्री है ये याद रखनी है, होती है तो अच्छी बात है ना। इसके बाद हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। अपन सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं। सेल क्या है? हमने आज जाना कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, यूनिट ऑफ लाइफ है ना, ये बार बार नहीं लिखना। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल फंक्शनल यूनिट है। ये हमने बेसिक आज जान लिया। अगली बात, सेल जो होती है वो ऑटोनॉमस होती है। सेल ऑटोनॉमस होती है। ऑटोनॉमस का मतलब है, एक मिनट बेटे, लगाने वाले सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सेल ऑटोनॉमस होती हैं। ऑटोनॉमस का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है। अब सेल, एनसीईआरटी में जिक्र है इस पे एक पैराग्राफ में, सेल की ऑटोनॉमी होती है। क्यों होती है? कि सेल अपने लिए एनर्जी का प्रोडक्शन भी खुद कर सकती है, बोले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकती है। सेल अपनी ग्रोथ खुद कर सकती है, सेल अपनी ग्रोथ खुद कर सकती है, अपना मेटाबॉलिज्म खुद कर सकती है, अपना एनर्जी प्रोडक्शन कर सकती है। सो सेल इज ऑटोनॉमस। तो सेल ऑटोनॉमस है, कैसे प्रूव करोगे इसे? क्योंकि वो अपने लिए एनर्जी बना सकती है और अपनी ग्रोथ खुद कर सकती है। समझ आइए बात? ऐसा नहीं है कि ये एक सेल है, ये किसी दूसरे को बोलते हैं भाई थोड़ी सी एनर्जी देना, मुझे ग्रोथ करनी है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड नहीं है किसी दूसरी सेल पर, ये अपना काम खुद करेगी, अपनी ग्रोथ खुद करेगी, अपना एनर्जी खुद बनाएगी। दैट इज ऑटोनॉमी। सेल ऑटोनॉमी क्यों है? बिकॉज हैविंग जेनेटिक मटेरियल। ऑटोनॉमी होने के पीछे एक ही कारण है कि सेल ऑटोनॉमस होने का रीजन क्या है? कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है और उससे वो अपना सारा काम कर सकती है। जेनेटिक मटेरियल यू कैन सी डीएनए, क्रोमोसोम। बात समझ आ गई? सेल ऑटोनॉमस है, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट रूप से कन्वे करती है, राइट, रेगुलेट करती है। अब इसी के अंदर आपको एक चीज और बताते हैं कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली है। सेल में सेल ऑर्गेनेली है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सब कुछ जानते हो ना। अब उसमें भी देखो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये सेमी ऑटोनॉमस है। और जो अदर सेल ऑर्गेनेली बच गए हमारे, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अब ऐसा क्यों? देखिए, सेल द होम, सेल पर
रहे हो मतलब घर पढ़ रहे हो, तो पूरा घर तो ऑटोनॉमस है। अब घर में मेंबर होते हैं, मेंबर कौन है? सेल ऑर्गेनेली। अब मेंबर में कुछ मेंबर तो ऐसे हैं जो सेमी ऑटोनॉमस है और कुछ पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? क्योंकि हैविंग डीएनए बट वो स्मॉल क्वांटिटी में है। इनके पास डीएनए है दोनों के पास, लेकिन वो कम है। तो कुछ एंजाइम्स तो ये बना लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन तो ये खुद रेगुलेट कर लेते हैं, बट कुछ के लिए इनको डिपेंड रहना पड़ता है न्यूक्लियस पर, क्योंकि मेनली क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जबकि जो अदर सेल ऑर्गेनेली है, लाइक ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है ना, वैक्यूल्स हैं, उनके पास डीएनए है ही नहीं, उनके पास खुद का जीन ही नहीं है, तो वो खुद कोई एंजाइम बना ही नहीं सकते हैं। वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दूसरों से लेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। एक क्वेश्चन आया एक बार एक मेडिकल एग्जाम में, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सेल के अंदर कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी आई तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है। जब भी सेल के अंदर कोई भी बाहर से मटेरियल आता है उसको डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम। तो क्वेश्चन ये था कि क्या लाइसोसोम उसको डायरेक्ट डाइजेस्ट कर देगा या इनिशियली लाइसोसोम रिसीव सिग्नल एंड आफ्टर देन डाइजेस्ट। आप समझिए कि लाइसोसोम डिपेंडेंट है, उसके पास खुद का कोई जेनेटिक मैकेनिज्म नहीं है, तो वो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं करेगा। इनिशियली रिसीव सिग्नल, पहले वो इंफॉर्मेशन लेगा, सिग्नल लेगा, ऑर्डर लेगा और उसके बाद वो डाइजेस्ट करेगा। वो इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं करेगा। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? इस बात को आपको ध्यान रखना। तो एंटायर सेल इज ऑटोनॉमस, माइटो एंड प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज हैविंग डीएनए बट इन स्मॉल अमाउंट, and other remaining cell organelles are completely dependent because having no DNA, no genetic material. Is that clear? समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये मैंने एक ऑटोनॉमस को पूरा समझाया। इसके अलावा देखिए, तो सेल की एक और बात पढ़ी आपने कि सेल ऑटोनॉमस है। इसके बाद देखिए कि सेल टोटिपोटेंट इन नेचर and pluripotent in nature। अब इसको समझिए, कुछ सेल टोटिपोटेंसी शो करती है, कुछ प्लूरोपोटेंसी शो करती है। नाउ व्हाट इज टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी का मतलब है कि एक सेल में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो एक सेल पूरा एम्ब्रियो बना सकती है, एंटायर लिविंग बना सकती है। एक सेल में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरा एम्ब्रियो बना सकती है। दैट इज टोटिपोटेंसी। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जाइगोट के अंदर टोटिपोटेंसी होती है, क्योंकि जाइगोट पूरा एम्ब्रियो बना सकता है। बट मेनली टोटिपोटेंसी अगर देखें तो मेनली टोटिपोटेंसी फाउंड इन प्लांट। मेनली टोटिपोटेंसी प्लांट्स के अंदर मिलती है। आप देखते हैं ना, प्लांट का कोई भी एक पार्ट कट करके सॉइल में लगाते हैं, नया प्लांट बन जाता है। सो मेनली टोटिपोटेंसी फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल में जाइगोट के अंदर मिलती है। हैबरलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने टोटिपोटेंसी के कॉन्सेप्ट को समझाया था। हैबरलैंड, जो टिश्यू सिस्टम के टिश्यू कल्चर में पढ़े हैं। प्लूरोपोटेंसी का मतलब होता है कि सेल एक स्पेसिफिक टिश्यू बना सकती है, स्पेसिफिक ऑर्गन बना सकती है इंस्टेड ऑफ एंटायर एम्ब्रियो। ये एंटायर एम्ब्रियो नहीं बना सकती, बट ये स्पेसिफिक ऑर्गन बना सकती है। एक सेल में इतनी कैपेसिटी है कि वो ऑर्गन बना सकते हैं। ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है ना, तो जो स्पेसिफिक ऑर्गन बना सके उनको प्लूरोपोटेंट सेल कहते हैं, और जो एंटायर एम्ब्रियो बना सके उनको टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। बात समझ आ गई? इसके अलावा देखिए, सेल का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। सेल हेरिडिटी यूनिट है। इनहेरिटेंस पढ़ा है ना आपने? इनहेरिटेंस वो भी सेल के थ्रू ही होता है। जीनोम किस में है, डीएनए किस में है, सेल में है, तो इनहेरिटेंस रेगुलेट कौन करेगा? सेल करेगा। इसके अलावा सेल में सेल डिवीजन की भी प्रॉपर्टी होती है।
सेल डिवीजन मीन्स न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि अगर ये मदर सेल है, इसी से न्यू सेल्स बनेंगे, यानी डॉटर सेल, तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज सेल डिवीजन, है ना। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, वही आगे न्यू सेल्स बनाती है, इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टी ऑफ सेल। एक और बता दूं, ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सभी सेल स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सिमिलरिटी शो करती है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के अंदर भी लाइन है, ध्यान रखें। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई बेटा किसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। अब अपन सीधे एक टॉपिक पर मूव करते हैं, और टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक वो टॉपिक है जिसमें अलग अलग समय पर साइंटिस्ट ने हमें सेल्स के बारे में बताया। तो जो फर्स्ट सेल थ्योरी है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल थ्योरी दी थी बेटा मैथियास स्लीडन और थियोडोर स्वान ने 1838 और 1839। यहां पर भी मैं बताता हूं, आजकल क्वेश्चन थोड़ा इसमें क्या आने लग गए देखिए। अगर आपके एग्जाम में आए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो जॉइंटली इन दोनों ने दी थी सेल थ्योरी, इन्होंने। लेकिन स्लीडन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट सेल थ्योरी दी, यानी इन्होंने प्लांट सेल को समझाया, बिकॉज ये बॉटनिस्ट थे। और स्वान जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एनिमल सेल के बारे में थ्योरी दी। अब पेपर में आजकल क्वेश्चन क्या आने लगा कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लीडन ने। एनिमल सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्वान ने। बट अगर यूं आ जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो जॉइंटली आप इन दोनों का नाम बताएंगे। करेक्ट? कोई डाउट? चलिए, यहां तक समझ आ गया। अब सेल थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। स्वान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेल वॉल एंड प्लास्टिड यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। अब पेपर में ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये आता है कि सेल वॉल एंड प्लास्टिड आर द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, दिस स्टेटमेंट प्रपोज्ड बाय। अब बच्चा सोचता है कि भाई बात प्लांट सेल की चल रही है और प्लांट सेल थ्योरी दी थी स्लीडन ने, तो इसका ऑप्शन स्लीडन करता है बच्चा, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या था कि स्लीडन ने पहले पूरी प्लांट सेल समझा दी, उसके बाद स्वान क्या समझाने लगे, एनिमल सेल। तो स्वान ने यह देखा कि एनिमल सेल में ना ही तो सेल वॉल है और ना ही प्लास्टिड है। तो फिर यह स्टेटमेंट दिया स्वान ने कि भाई ये जो सेल वॉल और प्लास्टिड है ये केवल प्लांट सेल का कैरेक्टर है, बिकॉज इससे पहले प्लांट सेल स्टडी हो चुकी थी। तो दिस स्टेटमेंट प्रपोज्ड बाय स्वान, नॉट स्लीडन। करेक्ट? समझ आ गया? तो सेल थ्योरी समझ आई। अब सेल थ्योरी में क्या बताया गया, सेल थ्योरी में क्या बताया गया मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। जो अब तक हमने पढ़ा वो सारा सेल थ्योरी ने बताया। क्या पढ़ा? सेल फंडामेंटल यूनिट है, ये भी सेल थ्योरी ने बताया। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये भी सेल थ्योरी ने बताया। ऑल लिविंग कंसिस्ट सेल एंड सेल्यूलर प्रोडक्ट, ऑल लिविंग एक्टिविटी रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल ऑटोनॉमस होती हैं, सेल हेरिडिटी यूनिट होती हैं। समझ गए ये बात? ये सब सेल थ्योरी में बताया गया। ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये जितने पॉइंट अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे पॉइंट सेल थ्योरी में बताए गए हैं। यानी पेपर में अगर आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल थ्योरी, तो जो सेल के अंदर जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए वो सारे आपको लिखने हैं इसके अंदर। बात समझ आ गई? तो ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं।
लेकिन अब दो इंपॉर्टेंट चीजें कि सेल थ्योरी की कमी क्या थी और सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, ये दोनों बताते हैं। अब देखिए बेटा कि सेल थ्योरी की कमी क्या है, सेल थ्योरी की लिमिटेशन पूछ रहा है आपसे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्लीडन स्वान ने सब कुछ समझाया, मैं एग्री हूं इस बात से, लेकिन ये क्या नहीं समझा पाए, डू नॉट एक्सप्लेन टू सेल डिवीजन। ये इनकी कमी थी, ये सेल डिवीजन नहीं समझा पाए थे। तो क्वेश्चन सीधा आएगा बेटा कि सेल थ्योरी में क्या समझाया नहीं गया था, क्या बताने में वो जो है सक्षम नहीं रहे। सेल डिवीजन, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन, स्लीडन और स्वान। तो ये इनकी कमी थी, याद रख लेंगे। दूसरी बात, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, किस पर ये अप्लाई नहीं होती है सेल थ्योरी, तो इसका एक्सेप्शन है वायरस। राइट, वायरस पे सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वही बात है, वायरस में सेल ही नहीं है, वायरस लिविंग में कंसीडर ही नहीं होगा। सेल थ्योरी किन पे लागू होती है, जिनमें सेल प्रेजेंट है, और वायरस में तो सेल ही प्रेजेंट नहीं है, नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग है। वैसे कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट सेल नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। बात समझ आई कि नहीं? तो इसके बाद सेल थ्योरी हमारा हो गया स्लीडन स्वान का। इसके बाद मॉडिफाइड सेल थ्योरी आई, तो अपन पढ़ेंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी। सेल डॉक्ट्राइन बोलते हैं इसको, सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। ये जो थ्योरी थी वो दी थी रुडोल्फ विर्चो ने 1855। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप बताइए कि सारी बातें सेल थ्योरी बता चुकी थी, एक बात नहीं बता चुकी थी, वो क्या था, सेल डिवीजन। तो इन्होंने आकर एक्सप्लेन कर दिया किसको बेटा, सेल डिवीजन, एक्सप्लेन टू सेल डिवीजन, रिमेनिंग सेम। तो अगर आता है ना मॉडर्न सेल थ्योरी लिखिए, तो सारे पॉइंट वही लिखने हैं जो सेल थ्योरी के थे, बस एक चीज और लिख देना, इन्होंने सेल डिवीजन को भी समझाया। और इन्होंने एक बात समझाई, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कॉन्सेप्ट दिया। कई बार ये भी आ जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया, ये रुडोल्फ विर्चो ने ही दिया। अब ये क्या है, ये ग्रीक लैंग्वेज है, इसका मतलब यही होता है सेल डिवीजन, यानी इसका मतलब होता है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब यही होता है ना। ओमनिस मतलब ओरिजिन, सेलुला मतलब सेल, फिर सेलुला मतलब सेल, यानी सेल से सेल का ओरिजिन होता है, यानी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज द मॉडर्न सेल थ्योरी। क्लियर? तो ये आपका सेल थ्योरी का एक टॉपिक हो गया। ध्यान रखना बेटा, मैं एनसीईआरटी बेस्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बात है तो बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, अभी एनसीईआरटी ही उचित है आप लोगों के लिए ना, ये बढ़िया काम हो गया है। नहीं तो सेल तो हम लोग 2.5-3 महीने सेल ही पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो अभी केवल एनसीईआरटी के बेस पर आप बात करिए, कोई थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है तो वो अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल साइज के बारे में, ठीक है बेटा। देखें, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि सभी सेल का साइज डिपेंड करेगा साइटोप्लाज्म, सेल का साइज साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बात कॉमन सेंस है बेटा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। आप बताइए
कि साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा और साइटोप्लाज्म कम होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो साइज डिपेंड करेगा साइटोप्लाज्म पर, पहली बात। दूसरी बात कि अगर किसी सेल का साइज ज्यादा है, सेल का साइज ऊपर निशान का मतलब ज्यादा है, ठीक है ना, अगर किसी सेल का साइज ज्यादा है तो उस सेल के बारे में आप लिखिएगा कि वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है, क्योंकि इसका लोअर सरफेस वॉल्यूम रेशो होगा, इसका लोअर सरफेस वॉल्यूम रेशो होगा। और अगर किसी सेल का साइज कम है तो वो सेल ज्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि इसका हायर सरफेस वॉल्यूम रेशो होगा। ठीक है बेटा, तो साइज के ऊपर इस लाइन पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना, जो सेल बड़े साइज की होगी वो कम एक्टिव होगी, जो सेल छोटे साइज की होगी वो ज्यादा एक्टिव होगी, बिकॉज जो सेल का साइज बड़ा है उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम है और जिस सेल का साइज कम है उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है। बात समझ आ गई? सीधे भाषा में याद रखो यार कि साइज ज्यादा तो सेल कम एक्टिव और साइज कम तो सेल ज्यादा एक्टिव, क्योंकि जो सेल कम साइज की होगी ट्रांसपोर्टेशन का जो रेशियो है उसका वो ज्यादा रहेगा, वो जल्दी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगी और वो मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव होगी। और जो बड़े साइज की सेल है उसमें ट्रांसपोर्टेशन तो उसी रेट से हो रहा है, सेल का ट्रांसपोर्टेशन तो उसी रेट से हो रहा है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन वो आसानी से अपना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएगी और वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो जाएगी। करेक्ट। दूसरा, आप न्यूक्लियस के रेफरेंस में भी देख सकते हैं कि सेल का साइज बड़ा है तो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया, लेकिन न्यूक्लियस वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो न्यूक्लियस अगर वॉल्यूम कम है तो फिर वो लेस एक्टिव होगी, क्योंकि सेल की एक्टिविटी तो न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रही है। दूसरी बात कि सेल का साइज अगर कम है तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो उस कम साइज के लिए ज्यादा रहेगा, तो वो सेल को आसानी से रेगुलेट कर सकता है। तो किसी भी एंगल से आप इसको कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मैं ये कहूं कि सेल का साइज बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस वॉल्यूम कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो फिर वो सेल क्या हो जाएगी? लेस एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से समझिए, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है तो आप ये समझ सकते। तो सेल साइज, अब सेल अलग अलग सेल का साइज अलग अलग है बेटा, तो सबका तो अपन यहां पर बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ जो आपके एनसीईआरटी में डाटा है उनको अपन देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा है, देखिए एक तो आपको वायरस की सेल का साइज बता रखा है एनसीईआरटी में। कितना है वायरस का साइज? 0.02 माइक्रोन मीटर से 0.2 माइक्रोन मीटर एनसीईआरटी में आप देख लेंगे। इसके बाद आपको एक माइकोप्लाज्मा का दे रखा है, माइकोप्लाज्मा लेडलेवियाई का साइज आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको 0.1 से 0.3 माइक्रोन मीटर एंड माइकोप्लाज्मा लेडलेवियाई इज स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी में देखा है टिपिकल बैक्टीरियल सेल साइज, और टिपिकल बैक्टीरियल सेल साइज दे रखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर। फिर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है पीपीएलओ का डाटा, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये माइकोप्लाज्मा ही है, तो इसका साइज दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर, राइट। फिर आपके एनसीईआरटी में एक डाटा दे रखा है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइज, और वो दे रखा है 10 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो ये कुछ आपके एनसीईआरटी के डाटा हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए।
वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर। माइकोप्लाज्मा लेड लेबियाई इज अ स्मॉलेस्ट सेल और उसका साइज 0.1 टू 0.3 माइक्रोन मीटर। टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज 1 से 2 माइक्रोन मीटर। और उसके बाद आपका टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है उसका 10 टू 20 माइक्रोमीटर। तो कहने का मतलब है बेटा ये एनसीईआरटी का डाटा है और इसको आपको पूरा एकदम अच्छे से रट लेना है क्योंकि काम यही आने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं आपको एक दो डाटा और देता हूं। देखो, एक लार्जेस्ट एनिमल सेल अगर आपसे पूछी जा सकती है तो इसमें आपको पता होगा ऑस्ट्रिच एग का एग्जांपल देंगे और इसका साइज 170 mm इंटू 150 mm, ये इसका साइज है। और आपसे ये भी कहा जा सकता है लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है। एसिटाब्यूलेरिया, एसिटाब्यूलेरिया एक एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गी है और इसका साइज है 10 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल भी पूछी जाती है, तो प्लांट के अंदर जो फाइबर होते हैं ना, जूट फाइबर है, ये फाइबर पढ़ा है ना आपने, तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल में फाइबर्स का आप एग्जांपल देंगे, जैसे रेमी फाइबर्स हैं, जूट फाइबर्स हैं, तो वो एग्जांपल आते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमने सेल साइज के बारे में बात की। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं बेटा आगे, सेल का साइज समझ आ गया। अब बात करते हैं सेल के शेप के बारे में। अब जब सेल की शेप की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर आपको एक बात कहूंगा कि सेल, जब तक सेल डिवीजन स्टेज में है तो सबकी सिमिलर शेप होगी। ध्यान रखिएगा, जब तक एक सेल डिवीजन की स्टेज में है, जब तक वो अपना डिवीजन कर रही है, तब तक सभी सेल्स की शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। लेकिन ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, जब सेल डिवीजन बंद कर देती है तो क्या स्टार्ट करती है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करती है, तब उनकी शेप चेंज हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब तक सेल डिवीजन कर रही है सबकी शेप क्या है, सिमिलर है। लेकिन जब वो डिफरेंशिएशन करने जा रही है, जब वो मैच्योरेशन में जा रही है, डिफरेंशिएशन मींस मैच्योरेशन में जा रही है, तब उनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिए कि जो शेप होगी वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होगी। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि सेल अपनी शेप कैसी लेगी, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग लेगी। जैसा उसको फंक्शन करना है वैसी उसकी शेप हो जाएगी। बात कर समझ आई एकदम अच्छे से। इसी में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो प्लांट सेल है उनकी शेप फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती, वेरिएबल नहीं होती, बिकॉज हैविंग सेल वॉल। हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट है उनमें, तो सेल वॉल जो होती है वो वॉल प्रेशर बनाती है ना, उस वॉल प्रेशर की वजह से उनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। जबकि जो एनिमल सेल हैं उनकी शेप वेरिएबल होती है। क्यों भाई, क्यों वेरिएबल होती है, बिकॉज उनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक प्रेशर लगता है मेम्ब्रेन पे, जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, टर्जर प्रेशर बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का प्रेशर जो मेम्ब्रेन पे लगता है, तो उसके हिसाब से जिससे प्रेशर लगेगा तो ये टर्गिड भी हो जाएगी, फ्लैसिड भी हो जाएगी, ये अपनी शेप चेंज करती रहेगी। तो एनिमल सेल की शेप वेरिएबल है बिकॉज हैविंग नो सेल वॉल, एंड प्लांट सेल की जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है बिकॉज हैविंग सेल वॉल। और वॉल है तो वो वॉल प्रेशर बनाती है और उसी की वजह से शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। शेप के बारे में ये बातें समझ आई आपको। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, जिनको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। आज माइकोप्लाज्मा नाम आया ना, माइकोप्लाज्मा इज ए सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। सेल वॉल नहीं है माइकोप्लाज्मा में, तो वो क्या है, जॉकर ऑफ जो है प्रोकैरियोटिक मोनेरा किंगडम माना जाता है। बिकॉज जोकर क्यों कहते हैं उसको,
बिकॉज उस पर वॉल नहीं है, और वॉल नहीं है तो उसकी शेप क्या नहीं है, फिक्स नहीं है ना। तो वो बहरूपिया है एक तरह का, जो अपनी शेप बदलता रहेगा, है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वॉल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। और शेप किसके अकॉर्डिंग होगी, फंक्शन के अकॉर्डिंग होगी, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखो सेल की शेप के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसमें अब अलग अलग सेल की शेप अलग अलग है, लेकिन वही बात है कि हम सबका तो डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी में डाटा है उनको अपने को देखना है, तो आपकी बुक में आप देख लीजिएगा आरबीसी, ठीक है। एक आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है बेटा, शाबाश, रेड ब्लड सेल। तो ये राउंड एंड बाई कनकेव टाइप की। WBC अमीबॉइड, अमीबॉइड शेप होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद में आपके एनसीईआरटी में देखा है कोलुमनर एपिथेलियम। तो जो कोलुमनर एपिथेलियम है वो इस तरह से होता है, एपिथेलियम टिश्यू है ये इनका। तो इसकी जो शेप होती है वो लॉन्ग एंड नैरो, पिलर लाइक होता है ये इस तरह से, ठीक है। WBC अमीबॉइड होगी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपके नर्व सेल आ जाती है। तो नर्व सेल क्या होती है, लॉन्ग ब्रांच्ड होती है। नर्व सेल तो बनाइए ना। इसके बाद में आपके ट्रेकीड का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। ट्रेकीड जाइलम का पार्ट है ना, ट्रेकीड, ट्रेकीड इस तरह से होता है, इस तरह से, ये ट्रेकीड। तो ट्रेकीड क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। इसके अलावा आपके मीजोफिल सेल की बात की है, मीजोफिल सेल, जो मीजोफिल सेल कहां होती है, लीफ में होती है। तो लीफ के अंदर जैसे ये एपिडर्मिस है, यहां पर मीजोफिल सेल्स होती है इस तरह से, इस तरह से। तो मीजोफिल सेल राउंड और ओवल शेप की होती है। तो एक बार इन्हें आप एनसीईआरटी से अच्छे से देख लेना है ना। तो आरबीसी, WBC, कोलुमनर एपिथेलियम, नर्व सेल, ट्रेकीड और मीजोफिल सेल, तो इनके डाटा आप अच्छे से नोट भी कर लो। अभी मैं आपको थोड़ा आप देखिए, इनको नोट कर सकते हैं। ओके, हो गया, चलिए। तो शेप के बारे में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको, वो ध्यान में रखनी है। तो बच्चों ये थोड़ा सा बेसिक आज हमने पढ़ा सेल के बारे में। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।